और आज से एनडीटीवी इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आए हैं एक नया कार्यक्रम बोले बिहार। इस बार कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। ये चुनाव नीतीश कुमार या लालू यादव इनका चुनाव नहीं है। ये प्रशांत किशोर वो सारी बात कर रहे हैं जो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को करनी चाहिए कि नीतीश कुमार डिजर्व्स अ बेटर फेयरवेल। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में चुनाव एक सतत प्रक्रिया है। हमारे देश में हर साल किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी जिले में चुनाव हो ही रहे होते हैं और इसीलिए इस देश को चुनावों का भी देश कहा जाता है। ये साल 2025 है और इस साल भारत के एक ऐसे राज्य में चुनाव है जिसकी जब बात की जाती है तो लोकतंत्र की अवधारणा उस राज्य से आती है। ऐसा इतिहास में कई जगहों पर वर्णित किया गया है। हम बात कर रहे हैं उस राज्य के चुनाव की जिसकी सुगबुगाहट उस चुनाव से बहुत महीने पहले ही शुरू हो चुकी है और इस वक्त आप टेलीविजन चैनलों में और तमाम अखबारों में जितनी खबरें पढ़ रहे हैं उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ये राज्य जरूर आपको नजर आता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की और आज से एनडीटीवी इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आए हैं एक नया कार्यक्रम बोले बिहार, जिसमें हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। क्या कुछ बिहार चुनाव में मुद्दे हैं, नेताओं के बयानबाजियों के क्या मतलब हैं, वो सब कुछ जो आप टेलीविजन पर देखते हैं सरसरी तौर पर, उसका डिटेल्ड एनालिसिस, अंदर की बातें, वो तमाम मेहमानों को हम इस बोले बिहार में लाने की कोशिश करेंगे जो बिहार की राजनीति में असर रखते हैं। उन तमाम पत्रकारों से बात करेंगे जो कि बिहार की राजनीति को कवर करते हुए लंबे समय से आए हैं। और आज इस पहले एपिसोड में मेरे साथ मेरे 3 वरिष्ठ सहयोगी मेहमान हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा संजय सर का। बहुत बहुत स्वागत है संजय सर आपका। मेरे साथ है मनोरंजन भारती उर्फ बाबा और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ कलीग सुमित अवस्थी सर। प्रशांत किशोर तो एक इंटरव्यू में कहते नजर आए कि भाई जितनी कांग्रेस को सीट भीख में दे देंगे लालू यादव उतनी सीटें मिलेगी। कांग्रेस से शुरू कर लेते हैं, क्या स्थिति है कांग्रेस की इस चुनाव में? देखिए, ये तो श्योर है कि कांग्रेस इस बार 70 सीट मांग ही नहीं रही है। पिछले बार 70 सीट उन्होंने ली थी, 19 ही उनके विधायक चुन के आए थे। लेकिन इसमें ये भी एक सच्चाई है कि वो जो 70 सीट दी गई थी उसमें कुछ ढेर सारी सीटें ऐसी थी जो ना तो कभी कांग्रेस ने जीती थी, कभी आरजेडी भी नहीं जीती थी। तो आप मानिए कि बिहार में 243 के विधानसभा में यदि महागठबंधन के पास, यदि आरजेडी के पास 84 सीटें हैं और सबसे बड़ी पार्टी है और 125 150 तो करीब 100 से ज़्यादा सीटें ऐसी है जहाँ पे कि बीजेपी और जेडीयू काफ़ी मजबूत है। यदि इस ढंग से देखते हैं तो आप देखें हर का अपना स्ट्रांग होल्ड है, तो अच्छा है गठबंधन हो रहा है तो आप उनको दे दो जो स्ट्रांग होल्ड वाली बीजेपी वाली सीटें जो कि वो कभी नहीं हारे हैं, तो आप कभी नहीं जीतोगे। तो इस बार कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। कांग्रेस ने कहा है कि हम 50 सीट के आसपास लड़ेंगे। बाबा, आप अब तक कितने बिहार चुनाव कवर कर चुके हैं? बहुत 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 कितने करीब आप जोड़ लो ना कि 95 से लेकर अभी तक 95 से लेकर अभी तक। ठीक है, मैं 30 साल के करीब। मैं सुमित सर से भी चूंकि इस चर्चा में सुमित सर ने शुरुआत में ये डिस्क्लेमर दे दिया कि हम 3 बिहारी और सुमित सर इसमें बाहरी, लेकिन चूंकि सुमित सर सबसे भारी हो सकते। सुमित सर, कैसे देख रहे हैं बिहार का चुनाव पॉलिटिकली? अगर हम भारत के कुछ उन स्टेट्स का जिक्र करते हैं जहां राजनीति लोग समझते हैं और खाली टाइम पर भी जो चर्चाएं होती है उसमें राजनीति ही जो है वो हमें नजर आती है लोगों में, आम बोलचाल में, चाय टपड़ी पे। कैसे देख रहे हैं इस बार का बिहार चुनाव और क्या ये आरजेडी के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है? उस विरासत को जो लालू ने हैंडओवर की है तेजस्वी को, वो चुनाव है या फिर ये नीतीश रहेंगे आगे होगा क्या उसका चुनाव है, या बीजेपी के बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब का चुनाव है? तीनों चारों बातें जो आपने बोली ये सबका चुनाव है। आपने मुझसे मैं कैसे चुनाव देख रहा हूँ, तो मैं चुनाव ऐसे देख रहा हूँ कि ये बिहार के जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या जो सेकंड टाइम वोटर्स हैं, जो 25 साल से कम उम्र का युवा है, ये चुनाव उसका है। और ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है क्योंकि उसके सामने चिराग पासवान है, उसके सामने तेजस्वी यादव है, उसके सामने प्रशांत किशोर है। ये चुनाव नीतीश कुमार या लालू यादव इनका चुनाव नहीं है। ये सम्राट चौधरी, वो भी 50 साल की उम्र के आसपास के नेता हैं बीजेपी के। ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो भविष्य की राजनीति बिहार की तय करेंगे और ये अगले 20, 25, 30 साल तक बिहार की राजनीति के महत्वपूर्ण चेहरे होने वाले हैं। तो ये चुनाव इन लोगों का है
और जो यूथ है आजकल का, हम बार बार बिहार का चुनाव देखते हैं ना, तो तेजस्वी कहें या लालू की बात करें या अन्य राज्यों से क्या चीज़ अलग है जो बिहार के चुनाव को इतना ज़्यादा डिस्कस्ड बनाती है, इतना ज़्यादा पॉपुलर बनाती है? पहली बात तो ये है कि बिहार के लोग न्यूज़ रूम में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बनाती है। सबसे बड़ी बात तो यही है, इसीलिए जो खबर सिखाया जाता है ना जर्नलिज्म में कि स्टोरी की प्रॉक्सिमिटी क्या है, तो हर के दिल में बिहार बसता है, क्योंकि आप बिहार से रहते हैं, इसीलिए बिहार की चर्चा ज़्यादा होती है। मेरे लिए तो हर चुनाव इंपॉर्टेंट है। बिहार ऐसे अलग है मेरी नज़र से कि बिहार का आदमी पॉलिटिकली बहुत अवेयर होता है, शिक्षित हो ना हो, सुविधाएं हो ना हो, 2 जून की रोटी मिलती हो ना मिलती हो, नौकरी की दिक्कत हो या ना हो, पर उसका एक ओपिनियन होता है हर समस्या के बारे में, अपने इलाके की समस्या, देश की समस्या, और आजकल तो दुनिया की समस्या। उसको ये भी पता होता है यूक्रेन में क्या चल रहा है, उसको ये भी पता होता है रशिया में क्या चल रहा है। ये इस हद तक अवेयरनेस है। उसकी वजह खैर इंटरनेट है, उसकी वजह सोशल मीडिया, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। पर मेरा ये चुनाव, मैं जैसे इस चुनाव को देखता हूँ, ये यूथ का चुनाव है, ये फर्स्ट टाइम वोटर का चुनाव है, और वही सबसे क्रिटिकल फैक्टर होने वाला है। ठीक है संजय सर, आपके ओपनिंग रिमार्क्स। इतना पॉलिटिकल है बिहारी, हाँ। यदि कुछ पॉलिटिकल चीज ना मिले तो भाई भाई में ही पॉलिटिक्स कर देना। देखिए, 2 चीज़, जहां आपने सुमित से भी पूछा कि क्या स्पेशल बनाता है, उन्होंने कहा कि प्रॉक्सिमिटी बिहारी इतना है, वो सच बात है। उसके साथ लेकिन दूसरा सत्य ये भी है कि आप घटनाओं का क्रम देख लीजिए। जैसे आपने ओपनिंग में कहा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो बिहार है, ठीक है, बिहार का साम्राज्य है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और फलाना चिलाना है, वो मतलब ये लोगों व्यूअर के लिए। दूसरी चीज़ आप देखिएगा कि जब लोकतंत्र का मतलब हमारा 77 में 75 में इमरजेंसी के बाद जो सबसे सघन आंदोलन हुआ वो बिहार में हुआ। जयप्रकाश नारायण का छात्र संघर्ष समिति बनी, जिसके सारे मतलब अभी जो बिहार की पॉलिटिक्स डोमिनेट कर रहे थे जो लोग, सारे उसी समय के प्रोडक्ट हैं। लालू यादव हो, रामविलास पासवान अब नहीं रहे, नीतीश कुमार हो या उनके वंशज जो आ रहे हैं, या बीजेपी के जितनी पौध है वो सारी की सारी उसी समय की थी। अब सुशील मोदी भी नहीं रहे। तो ये जो है वो काफ़ी खास बना देता है, और उसके बाद का इतिहास में नहीं जाना चाहता। जो आप कह रहे हैं, जहाँ से ये शुरुआत हुई, बाबा ने कहा कि 2 और तस्वीरें, उसमें एक छोटी सी समस्या होगी व्यूअर्स को, कांग्रेस के अध्यक्ष को वो पहचान नहीं पाएंगे। करेक्ट। कि आपको बताना पड़ेगा, नाम भी साथ में लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कौन है। और पिछले चुनाव में साथ में एक दीपांकर भट्टाचार्य का नाम निकल करके आया, CPI-ML। अगर स्ट्राइक रेट देखेंगे तो उस पार्टी का स्ट्राइक रेट कमाल का था। अच्छा था, माने उन्होंने सरप्राइज किया पूरे उस चुनाव को, और इस बार लोकसभा के चुनाव में आरा वाली सीट पे बहुत बड़ा सरप्राइज उस पार्टी ने थ्रू किया। अब ये है कि जहाँ सुमित खत्म कर रहे थे वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ कि बिहार का अगर आप अब का सोसाइटी देखेंगे, लाइक रेस्ट ऑफ द कंट्री, बिहार का जो सोसाइटी है वो एस्पिरेशनल सोसाइटी हो गया। मैं ये व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, बाकी जगह ट्रैवल करने के बाद या आसपास जब देखता हूँ तो नए लड़के नए लड़कियाँ दे आर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, कि लड़कियों में भी वो जागरूकता है कि अकेले रह करके, कहीं रह करके हम कुछ हुनर हासिल करें और काम करें, या वहाँ से बाहर, मतलब जो एक विडम्बना हुआ है। ठीक है। इसमें जो आप सही कहिएगा, अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूं तो प्रशांत किशोर वो सारी बात कर रहे हैं जो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को करनी चाहिए और जो इशू होने चाहिए। क्या वो एज ए लीडर सक्सेसफुल होंगे पता नहीं, ठीक है, क्योंकि वो नतीजे में आएंगे। एक चीज जरूर है कि ये जो है मतलब बीजेपी के लिए बहुत अहम चुनाव होगा। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य संबंधी कारण बीजेपी को, नीतीश को इस बार अपने कंधे पे लेकर के चलना होगा, और इसीलिए पहली बार इतने सालों की राजनीति में इन दोनों के अलायंस में बिहार बीजेपी के ऑफिस में नीतीश कुमार का जो पोस्टर है वो लगता नजर आया मोदी के साथ। दोनों वहाँ, और दोनों के वहाँ मोदी जी के पोस्टर JDU के उसमें मोदी जी के जो कटआउट है या तस्वीर है वहाँ पे लगी है। तो बीजेपी को इस बार उनको अपने इस पे लेकर के चलना पड़ेगा। लास्ट टाइम का भी स्ट्राइक रेट आप देख लेंगे तो बहुत वो डिफरेंट है। बाकी फिर आगे ठीक है, मैं बाबा आपके पास आऊँ, उससे पहले मैं सुमित सर आपसे एक जानना चाह रहा हूँ। हम सभी राजनीतिक दलों की बात कर लेते हैं आज इस पहले एपिसोड में, और सबसे पहले जो सबसे नया दल है उससे बात करते हैं। आपने किताब लिखी अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति पर, कितनी सिमिलैरिटीज आपको उनकी राजनीति और प्रशांत किशोर की राजनीति जो है वो नजर आ रही है, और क्या वो
अगले अरविंद केजरीवाल बन पाएंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में, अगर मैं कहूं तो? वो जो नायक वाली एक छवि थी अरविंद केजरीवाल की उस पूरे जन आंदोलन के बाद, जिसको उन्होंने एक चुनावी कैंपेन में तब्दील किया और सत्ता हासिल की, क्या प्रशांत किशोर में कुछ वैसे ट्रेट्स हैं? ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि दोनों राज्य अपने आप में अलग हैं। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ चंदन, तो एक तो मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ और दूसरा मैं बिहार से नहीं आता हूँ। बिहार का मूल जो डीएनए है, जो ज़मीन से निकलती हुई चीज़ें, वो आपके दोनों वरिष्ठ साथी बता पाएंगे, मैं शायद बता ना पाऊँ। लेकिन आपने अरविंद केजरीवाल से तुलना की प्रशांत किशोर की। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता, दिल्ली की आवाम, दिल्ली का वोटर बिल्कुल अलग है बिहार से। करेक्ट। यहाँ का दिल्ली में जो मिक्स है लोगों का, हर तरह के लोग हैं, हरियाणा के लोग भी हैं, राजस्थान के लोग भी हैं, साउथ के लोग भी हैं, और सब यहाँ पे वोटिंग करते हैं और सालों साल से रहते हैं। सरकारी दफ्तरों का कल्चर है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में जाति एक महत्वपूर्ण फैक्टर आज भी है और दिल्ली में नहीं है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर तो ये है। तो क्या प्रशांत किशोर, जो कि खुद अगड़े हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, तो ऐसे में उनके पीछे पिछड़ी जाति का खड़ा होना, उनको अपना नेता मानना, उनको अपना मुख्यमंत्री मानना, मेरे लिए अगर ये हुआ तो ये असली क्रांति होगी इस लोकतंत्र की, कि अगर अगड़े को, बिहार की जो पिछड़ी वर्ग की जनता है, वो प्रशांत किशोर को अपना नेता मान ले और उनको कुछ सीटें जितवा दे। पर मुझे इसमें बहुत डाउट लगता है, इसीलिए मैंने कहा मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैं प्रशांत किशोर का जो पदयात्रा कर रहे हैं नहीं पता, पर प्रशांत किशोर संजय जी की बात से 100% सहमत हूँ। हर वो बात कर रहे हैं जो बिहार के आवाम को सुननी चाहिए, बिहार के आवाम को समझनी चाहिए कि भाई आपके राज्य में 75 साल हो गए, आज़ादी के बाद आपने पाया क्या है। करेक्ट। आप कहाँ खड़े हैं, कितने इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ आया, कितना विकास आपके यहाँ हुआ। जो होता है कुछ अपने अपने टेनों के 2, 4, 5 साल गिना दिए जाते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। पर ऐसा क्यों है कि एक ऐसा राज्य जो इतना फर्टाइल रहा हो, जहाँ पे गंगा जहाँ से बहती हो, जहाँ पर तमाम खनिज पदार्थ मिलते हो, हालांकि बड़ा हिस्सा झारखंड में चला गया, लेकिन झारखंड में जाने के पहले का बिहार भी देख लीजिए आप, तो क्यों पिछड़ा रहा। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार के आवाम को, जनता को उठाने चाहिए। ठीक है बाबा, बहुत सारे बिहार के नेताओं से इन दिनों आपका उठना बैठना है। प्रशांत किशोर से ही शुरुआत करते हैं। वो जो पटना में एक रैली प्रशांत किशोर ने आयोजित की, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक दिए गए, लोगों को रोक दिया गया, तमाम तर्क दिए गए। उस रैली के सक्सेसफुल ना होने के कई वजह दिए गए। कहा गया कि प्रशांत किशोर ने बहुत सारे उम्मीदवारों से, जो टिकट के उम्मीदवार हैं, उनको पशुपेश में डाल रखा है, इसलिए सभी जो उम्मीदवार हैं वो उस तरीके से एकजुट होकर स्ट्रेंथ नहीं शो कर पाए। वहां से अब तक प्रशांत किशोर ने क्या कुछ अपने आप में अंदर बदला है? क्या, कैसे आप इवैल्यूएट कर रहे हैं प्रशांत किशोर को उस परिप्रेक्ष्य में जहां पर सुमित जी ने कहा कि कास्ट की राजनीति बिहार में नस नस में है? देखिए, जो पीके हैं वो बहुत अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, रणनीतिकार हैं भी। वो कहते हैं कि उन्होंने ढेर सारे इलेक्शन जितवाए हैं। वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जब था तो मैं गया था, तो कलकत्ता में ही उनका इंटरव्यू किया था। बहुत जगह उन्होंने किया है। क्या बिहार में कर पाएंगे? जाति जो है ना, वो सच्चाई है बिहार में। बेटी और वोट जाति को, ये एक टैगलाइन है, आप कर सकते हैं। प्रशांत किशोर इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बंधे हुए हैं, क्योंकि मेंटलिटी वैसी है लोगों की। खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो पूरा यदि आप देखिए, यही यदि बात होती तो बीजेपी जो है, इतने बड़ी पार्टी होने के बाद भी सम्राट चौधरी को क्यों अध्यक्ष बनाए हुए हैं? कोई अगड़े को ही बना देते। अब तो बदल गए ना, सम्राट चौधरी अब नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा चेहरा आपने भी वो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी बिहार सम्राट चौधरी चला रहे हैं, सबसे आगे किया हुआ है। नहीं बाबा, ये बताइए पहले। हाँ, बिहार बीजेपी सम्राट चौधरी चला रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि वो वही फेस है आज के दिन में। बीजेपी ने उन्हीं को चुना है। तो फिर दिलीप जायसवाल को किन कारणों से अध्यक्ष बनाया गया? ये तो फैक्ट है, जो फैक्ट है। अच्छा, जहाँ तक पीके की बात है, पीके को तय करना होगा। और जैसा कि काशीराम जी ने कहा ना, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हरवाने के लिए, तो अभी तक तो वो वोट कटवा भी नहीं हुए। तो वोट कटवा होने के बाद तय होगा कि उनको मतलब वो क्या करेंगे। ये सभी 243 सीटों पर एक साथ इलेक्शन लड़ने का जो उन्होंने ऐलान कर दिया, और जो कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं। आप ये बात क्यों नहीं आप स्वीकार करते हैं कि पिछले बार भी चिराग पासवान सभी 213-14 सीटों पे चुनाव लड़े थे। उनका तो एक अपना वोट बैंक है। Correct. उसके बाद भी एक भी विधायक नहीं है। उसके पहले भी लड़े थे, वो एनडीए का हिस्सा बन के 2015 में एक विधायक हुआ था। नहीं है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका वोट बैंक कौन है। आज के दिन वो वोट बैंक कौन है? क्या जो ब्राह्मण है वो वोट करेगा पीके को, राजपूत करेगा वोट, भूमिहार करेगा वोट,
तीनों को वोट मिला देना 15% भी नहीं होता है। आपको आइडेंटिफाई करना, आप जरूर डेंट कर सकते हैं, लेकिन आप उन जगहों पे भी बीजेपी को भी डेंट कर सकते हैं, एनडीए को भी डेंट कर सकते हैं। जहाँ पे मुस्लिम होगा वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट देंगे तो आप लालू यादव को भी, आरजेडी को भी डेंट कर सकते हैं। दलित होगा तो वहाँ भी डेंट कर सकते हैं। तो ये वो नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन सीटें जीतेंगे, कितनी जीतेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है। मैं प्रशांत किशोर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उस परिप्रेक्ष्य में भी थोड़ी बात ज़रूर कर लेंगे जिसमें प्रशांत किशोर अब तक का उनका अगर हम सफ़र देखें तो एक बैक रूम बॉय रहे हैं, और वो जो कॉन्फिडेंस उन्होंने बंगाल चुनाव में दिखाया जिसमें उन्होंने दावे के साथ कहा था कि 100 सीट से नीचे ही रहेगा बीजेपी का आंकड़ा, और कुछ वैसा ही रहा। क्या जिस चीज़ों को वो अब तक बैक डोर में प्लान करते आए हैं बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, उसको वो फ्रंट डोर पर ला पाएंगे? और कितना बड़ा चैलेंज है उनके लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन? क्योंकि जो मेरे कुछ जानकारों ने बताया कि उन्होंने बहुत एक सीट पे 2 या 3 उम्मीदवार जो उनको पॉसिबल लगते हैं उनसे उन्होंने बात कर ली है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी को एक क्लैरिटी नहीं दी है। और हम देखते हैं कि कभी 2 या 3 अगर फिल्टर्ड आउट हो जाए तो वो अपना प्रदर्शन करते हैं अपने अपने क्षेत्र में। वो एक क्लैरिटी जो नहीं दे पा रहे हैं अभी अपने ही अंदर के उम्मीदवारों को, ये क्या राजनीति? गांधी मैदान नहीं भर पाए। कई सारी चीजें आपने कह दी। गांधी मैदान लोग नहीं आए, लेकिन वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे काफी भीड़ आ रही है, बहुत अच्छी भीड़ आ रही है। 2-3 चीजें हैं कि जैसे आपने कहा कि वो क्या इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बिहार की बात कर रहे हैं, बोले बिहार, तो अगर आप 2015 वाला चुनाव देखेंगे जो आज भी कई मतलब कोई किसी भी कॉन्वर्सेशन में आ जाता है, बिहार में बाहर है फिर से नीतीश कुमार है, और वो कहाँ से चला था? सिर्फ एक बड़ा सा होर्डिंग लगा था पटना के, वो इनकम टैक्स गोलंबर जिसको कहते हैं, एक होर्डिंग लगा था और इतनी चर्चा में वो आया था। तो एक रणनीतिकार से आप जनरली एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो आएगा तो मतलब जैसे मुकेश साहनी आए तो हेलीकॉप्टर से वो आए, बहुत पैसा कमा करके आए हैं मुंबई से, तो ये आकर के ऐसी राजनीति करेंगे और उसके राउंड होते हैं। प्रशांत किशोर ने इसका उल्टा किया। वो जूते पैर में डाल करके, एक स्नीकर स्पोर्ट्स शू डाल करके, कुर्ता पजामा पहन करके आंधी तूफान बारिश में उन्होंने घूमना शुरू किया, लोगों के बीच जाना शुरू किया। वो इश्यूज उठाए जो इश्यूज आपके हार्ट को टच करता है। वोट में अंत में क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं 2 चीज़ कहता हूँ कि मैं बहुत पॉजिटिव भी प्रेडिक्शन नहीं करता और साथ में मतलब ऑबिचुअरी भी नहीं लिखता, वो भी इस चुनाव के लिए भी नहीं लिखता। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि उस बंदे ने ये दिखा दिया है कि इस समय में चर्चा में वो सबसे ज़्यादा है। अगर आप कहीं भी देखेंगे इश्यूज़ को रेलिवेंट। और उसी रणनीतिकार से आपको एक चीज़ और बताऊं कि उस समय वो क्या करते थे जब इनके लिए काम कर रहे थे। किसी से भी समय कोई चीज़ होती थी तो उसके पहले सुबह में एक नैरेटिव का पॉइंट, और फिर उस घटना के जैसे पीएम का ही विजिट हुआ, किसी और नेता का कोई विजिट हुआ, उसके बाद फिर रात में उसका एक काउंटर आता था। तो ये तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं। ठीक है, अब बच गया कि वो एक वोट बैंक अपना नया क्रिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी आदमी पहले आता है। जैसे अपने अरविंद केजरीवाल का बस एक लाइन में मैं कहूँगा, चूँकि वो बार बार चर्चा में आ जाता है। अरविंद केजरीवाल को अन्ना मूवमेंट की एक सजी हुई थाली मिली थी, लोगों के बीच का एक आक्रोश मिला था। ये जाकर के अपने लिए कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा वो एक फर्क आ जाता है। बाबा एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, बहुत दिलचस्पी, और जो लोग हमारे देख रहे हैं पीके के बारे में, 2015 का इलेक्शन उसने वो कर दिया था जो असंभव लग रहा था। लालू यादव और नीतीश कुमार को एक कर दिया था, और मैं उस पूरे समय वहां था और मैं देखता था कि नीतीश कुमार लालू जी के यहाँ जा रहे हैं, उनकी बातचीत हो रही है, सीटों पे बात हो रही है। मतलब वो कभी, हालांकि मायावती और बीजेपी भी साथ आए हैं यूपी में, लेकिन मेरा इसी से जुड़ा सवाल है, हुआ क्या आखिर नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच? क्योंकि वो प्रशांत किशोर जो एक वक्त ये साफ तौर पर नजर आता है कि डिफैक्टो नीतीश कुमार के बाद शायद प्रशांत किशोर होंगे, उपाध्यक्ष तक बना दिया गया उस पार्टी का, तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार करके। हुआ क्या अचानक कि ऐसे मोह भंग हुआ कि अब चुनौती देते हुए नीतीश कुमार को नजर आ रहे हैं? तो मतलब कोई बिहारी जो है नेता जेडीयू में 20-20 साल और 25-25 साल वो सड़क पे रगड़े और कोई आके उसको आप उपाध्यक्ष बना देगा, बना दीजिएगा, है वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना दीजिएगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये तो किसने कान भरे थे नीतीश कुमार के? ये अब यहाँ पे नहीं बोलूंगा, इसको बंद करो फिर बताऊंगा। नहीं, बहुत सारे लोग गए हैं। अब सबसे बड़ी बात है, एक मतलब आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू के ही कई वरिष्ठ नेताओं को बहुत आपत्ति थी प्रशांत किशोर से? बहुत।
और उनमें से कुछ लोग जो है, उनमें से एक जैसे आरसीपी सिंह, का मैं चलिए मैं नाम ले लेता नहीं, वो हूं। अभी हैं। आरसीपी सिंह की उस समय नाराजगी थी और प्रशांत किशोर जब से वो चुनाव का प्रबंधन कर करेक्ट, और बाद में जब ये हुए तो फिर इनका कहना था कि हम मतलब इन लोग से अब सीखेंगे, और आज दोनों फिर साथ में, आरसीपी सिंह उनके साथ आ गए। और बाद में आरसीपी सिंह हम लोग को ना जेडीयू ऑफिस में पूरा चार्ट दिखाते थे कि देखो हम कोई कम है क्या, हम भी बूथ वाइज मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने, फिर नीतीश कुमार से फिर फॉल आउट हो गया, अलग हो गए, फिर अपनी पार्टी बनाई। आज के दिन जो है दोनों ठीक है, और आरसीपी सिंह साथ साथ। चूंकि हमने जेडीयू की बात कर ली थी, अब जेडीयू की बात ही लगे हाथ कर लेते हैं। इस वक्त सुमित सर जो एक सवाल सबके मन में है वो ये है कि जो नीतीश कुमार की स्थिति है उनके हेल्थ के लिहाज से, जिसमें वो कई बार ऐसे वीडियोस जो हैं वो वायरल हुए हैं जिसमें जिन पोजीशंस में वो नज़र आए हैं अमूमन उस तौर पर नहीं नज़र आते हैं वो पहले उस तरीके से। आरजेडी कह रही है कि स्वास्थ्य जो है उनका ठीक नहीं है, कोई और कमांड कर रहा है, कोई और पार्टी चला रहा है। क्या बीच में खबरें यहाँ तक आई कि निशांत जो है वो राजनीति में एक्टिव अब होते हुए नज़र आ सकते हैं, अमित शाह की मुलाकात हुई, बहुत सारी चीज़ें। आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या इस पूरे प्रोसेस को कि ये जो वोट बैंक नीतीश कुमार अपने साथ लेकर आते हैं वो निशांत तक ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसे बहुत इजी प्रोसेस मान रहे हैं, या फिर ये एक लंबा प्रोसेस है और अभी नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि इस पूरे चुनाव में तो वही कमांड करते हुए नजर आए, हालांकि अभी शायद ही वो उस स्थिति में दिख रहे हैं? देखिए, मैं आज सुबह ही बाबा के साथ बात कर रहा था, नीतीश कुमार के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। बाबा ने एक लाइन बोली, बाबा के सामने ही उस लाइन को यहाँ कोट कर दे रहा हूँ कि जितनी रैली नीतीश कुमार करेंगे, जितना पब्लिक डोमेन में दिखेंगे बोलते हुए, उतना नुकसान कर सकते हैं वो एनडीए का। तो ये बड़ा घातक है इस वक्त नीतीश कुमार का चुनाव के माहौल में ज़्यादा रैलियां करना, क्यों? बिकॉज वही तबीयत, ठीक है, तबीयत में कुछ तो भी कर देते हैं। जैसे उन्होंने किसी के सर पे गमला रख दिया, किसी का हाथ पकड़ के कहीं खींच लिया, किसी को कहीं राष्ट्रगान पे हंसने लगे, ताली बजाए, मतलब ऐसे बहुत से वीडियोस उनके आए हैं, भरा पड़ा है सोशल मीडिया। तो ये तमाम चीज़ें घातक हैं और ये बीजेपी के लिए घातक है, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है ये, और बीजेपी के लोग और बीजेपी के नेता तो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं कि इस बहाने हमारा अपना मुख्यमंत्री पहली बार हम बिहार में बना पाएंगे। ये बड़ी बीजेपी को उम्मीद है, क्योंकि नीतीश कुमार शायद तबीयत नहीं ठीक होगी, और ये जैसे कि चर्चा है कुछ महाराष्ट्र की, हाँ बिल्कुल महाराष्ट्र की चुनाव सब साथ मिलकर लड़े, लेकिन एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम और देवेंद्र फडणवीस सीएम हो गए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर लेकिन दूसरी बड़ी बात जो मुझे लगी बीते 48 घंटों में, जो वो 2 पोस्टर लगे ना, नीतीश कुमार के दफ्तर में नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगना और नरेंद्र मोदी के दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में नीतीश कुमार का पोस्टर लगना, ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है बिहार के चुनाव का। और दोनों जगह पे एनडीए सरकार लिखा हुआ है। तो क्या ये ऐसा कुछ होने वाला है कि चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार की तबीयत नहीं ठीक रहती, भगवान उनको लंबी उम्र दे, लंबी सेहत दे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्योंकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे ही बात करते हैं, तो क्या जेडीयू पूरी की पूरी बीजेपी के पास आने वाली है? क्या ये मर्जर होने वाला है? क्या ये एक बहुत बड़ी पार्टी बनने वाली है? क्या ये बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है? क्योंकि निशांत कुमार जिनका आपने नाम लिया, निशांत कुमार आज भी बच्चे हैं, बालक हैं, ये कभी चुनाव नहीं लड़ा, पब्लिक डोमेन में नहीं दिखे, अपीयरेंस भी नहीं रही पब्लिक में। मेरे ख्याल से इस बार चुनाव लड़ेंगे, जो चर्चा हमने कुछ दिनों पहले सुनी थी, आई डोंट नो कितना सही है, पर लेकिन अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर वही परिवारवाद का इल्ज़ाम जो सब जगह लगता आया है वो नीतीश कुमार पे चिपक जाएगा। नीतीश कुमार ईमानदार हैं, परिवारवादी नहीं है, सुशासन बाबू की छवि है। अभी तक ये तीन कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो बिहार की जनता से लेकर पिछले 30 साल की राजनीति कर रहे हैं। सुशासन पर सवाल खड़े हो चुके हैं उनकी हरकतों की वजह से, उनके बयानों की वजह से, जिस तरह का बिहार की सिचुएशन है। परिवारवादी अभी तक नहीं हुए हैं, अगर निशांत लड़ जाते हैं तो वो भी उनके ऊपर चिपक जाएगा। तो उनके लिए बड़ा दुविधा की है ये, निशांत को लड़ाएंगे तो दिक्कत है, निशांत को नहीं लड़ाएंगे तो दिक्कत। बाबा निशांत चुनाव लड़ेंगे या नहीं? चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस्लामपुर वाली सीट है खाली, क्योंकि नीतीश बाबू तो चुनाव लड़े नहीं। बहुत कौन ट्रेन कर रहा है बाबा इस वक्त निशांत को? अब पॉलिटिकली बहुत सभाओं में क्या बोलना है, मीडिया के सामने क्या बोलना है, लोग हैं वहाँ पर। एक दो नाम बाबा देखिए, वहाँ पे बहुत, हम जब बोले बिहार कार्यक्रम कर रहे हैं, हाँ, संजय झा जी हैं, ललन सिंह हैं, अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जेडीयू दफ्तर में प्रधानमंत्री का पोस्टर लगा, उसको जब बवाल खड़ा हुआ ना, उसको काउंटर डैमेज कंट्रोल करने के लिए फिर जो है वो बीजेपी दफ्तर में नीतीश कुमार का पोस्टर लगा। डैमेज तो हो गया। अब जो बात सुमित ने कह दी है ना कि क्या पार्टी बचेगी चुनाव के बाद या पार्टी मर्ज हो जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब लोग इस बात पे चर्चा करने लगे हैं।
तो वो जो वोट बैंक है ना, इसमें कितनी सच्चाई है कि जेडीयू में दो धड़े हैं। एक धड़ा जो है वो शायद इस थ्योरी को एडवोकेट करे जो आप लोग इस वक्त कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने में ही भलाई है अगर लंबे दौर की राजनीति करनी है तो। एक धड़ा है जो कह रहा है नहीं, हमारे पास एक ऐसा वोट बैंक है जिसको बिना साथ लिए कभी भी कोई अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगा। तो ये जो दो धड़े हैं उसको लेकर हम क्या कहते हैं? नहीं, ये बात सही है कि दो धड़े हैं, और उसमें जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब पार्टी में डिवीजन साफ साफ दिखाई देने लगा है। जो केंद्र में मंत्री हैं, बहुत सारे लोग हैं जेडीयू के, वो खुलेआम वकालत कर रहे हैं इस बात की। लेकिन अब जो है तकलीफ जो है बढ़ेगी चुनाव के बाद। मैं अभी एक लाइन पे खत्म करूंगा। मारिया, मैं यही गेस्ट अपीयरेंस के लिए मैं मारिया चाह रहा था। मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि आज के दिन, और इस पे हम खूब चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में, कि क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, इस पे एक बड़ा सवालिया निशान। हमारे हम अभी चर्चा यही कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ सुमित सर और बाबा ने उसको एडवोकेट भी किया है कि ये जो पोस्टर्स लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेडीयू कार्यालय में और नीतीश कुमार के बीजेपी कार्यालय में, इशारा इस तरफ है कि क्या चुनाव के बाद परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की रही जिसमें नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं रहे, तो क्या पूरी पार्टी ही बीजेपी मर्जर करा लेगी जेडीयू की? इसकी संभावना आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय में दिख रही है? ये हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो अभी करंट फॉर्म है और जो जेडीयू जिस फॉर्म में अभी दिख रहा है, जो उनके मुखिया हैं और जो पावरफुल लीडर्स हैं जो जेडीयू के, उनका भाजपा से बहुत अच्छा संबंध है और बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे से भी ज्यादा अच्छा है, मतलब उस तरह से है। बहुत के नीचे आपने बहुत मोटी वाली अंडरलाइन तो साइज 100 कर दिया। 100 कर लिया, तो वो समझ लीजिए। तो ये अगर ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। और ये मान लीजिए कि ब्रांड नीतीश डिक्लाइन पर है आज के डेट में। शायद नीतीश कुमार के खुद के नाम पर, क्योंकि हम नीतीश कुमार सिंपथाइजर हैं, हम उस बात पर यकीन रखते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के लिए इतना कर दिया है कि बहुत सारे जनरेशन के नेता आएंगे भी तो उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने आवाज दी, साइकिल से शुरुआत की और उसके बाद फिर पंचायत इलेक्शन नहीं, फिर उसके अलावा शराबबंदी, ये सब किया, बहुत सारे मूवमेंट्स किए। लेकिन नीतीश कुमार जो आज हैं वो एक कमजोर नीतीश कुमार है, और ये कमजोर नीतीश कुमार क्या भाजपा के लिए एडवांटेज है? नहीं, ये कमजोर नीतीश कुमार शायद अपनी जदयू के लिए भी एडवांटेज नहीं है। अगर तेजस्वी यादव उसी भूमिका में आ जाते हैं कि जो उन्होंने माहौल बनाया था 2020 में, तो फिर भाजपा और नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो सकता है, और ये बहुत बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी ने उस वक्त कहा था नीतीश कुमार थके हुए हैं। तो थके हुए नीतीश कुमार तो आज बीमार दिख रहे हैं। इस वक्त एक चीज और, चूंकि आपने बहुत स्पेसिफिकली कहा कि बहुत सारे सिंपथाइजर्स ऐसे हैं जो ये बीजेपी वाली लॉजिक को जो सपोर्ट भी करते हैं, अभी जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें नीतीश कुमार किसकी सुन रहे हैं? जो हम चीजें देख रहे हैं उसमें whom do you find closest to नीतीश कुमार? जेडीयू की ही इस पूरे लीडरशिप में एक संजय झा को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ संजय झा भी हैं, अशोक चौधरी भी हैं, ललन सिंह जिस तरीके से बीते, मुझे लग रहा है 1-1.5 महीने में ललन सिंह उतना प्रोमिनेंट क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? नहीं, यहाँ पर ये बहुत अच्छे से इन लोगों ने, तीनों ने अपना इक्वेशन बना लिया है कि सभी एक्सेप्टेबल है नीतीश कुमार के सामने, क्योंकि सबका रोल डिफरेंट है। कुछ बिहार में है, कुछ दिल्ली में है, कोई बीजेपी और एनडीए के बीच में है, कोई बीजेपी और जदयू के बीच में है, तो सबका रोल डिफाइंड है। तो सब, और ये तीनों आपस में इन लोगों की अच्छी तालमेल। क्या कोई बीजेपी आरजेडी और जेडीयू के बीच में भी है कि अगर कल को वो संभावनाएं बने तो उसमें कुछ हो सके? बाबा बता देंगे। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। बहुत साल पहले नीतीश जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने एक चीज़ कहा था कि एक बात जानते हैं, हमारे में और जदयू में और आरजेडी में नेता सब आता जाता है तो 1 महीना में एडजस्ट हो जाता है, और भाजपा वाला भी आता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो भी हो जाता है। कांग्रेस वाला आता है तो उसको बहुत टाइम लग जाता था। कारण? हम बोले कारण, तो वो बोले कि जो जेडीयू और आरजेडी है ना, वो एक ही धारा की 2 पार्टियां हैं। करेक्ट है, और बोला कि उस वक्त मोदी जी, सुशील मोदी जी जिंदा थे, और रविशंकर ये सब का नाम लेके उन्होंने कहा था कि ये सब जो है वो जो जेपी के आंदोलन के हम लोग जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है।
तो हम सब में हो जाता है कि कोई इधर उधर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जो आरजेडी और जेडीयू में जब टूटेगी ना, यदि कभी टूटी तो यदि चुनाव के बाद, तो एक धारा तो जो है तो बीजेपी में जाएगा, वो तो साफ है, एक धारा जाएगा आरजेडी। वही समझ गए? तो वो जो ओबीसी का वोट का डिवीजन होगा ना, वो स्प्लिट होगा ना, वो देखने वाली बात होगी कि किस ढंग से टूटता है वो, क्या कितने % विधायक किधर जाते हैं। ठीक है, मैं एक चीज संजय सर आपसे इस पे चाहूंगा, उसके बाद बहुत शॉर्ट में रिएक्शंस लेते हुए और भी दलों की हम बात कर लेंगे। नीतीश पर आप किस तरीके से देख रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में? बस 10 मिनट सुमित सर। देखिए, नीतीश कुमार समता पार्टी जब बनाए थे तब आरजेडी से अलग हुए थे, चूंकि धड़े की बात हुई कि एक ही परिवार से निकले हुए ये लोग हैं। उसके बाद का नीतीश कुमार का उदय देखिए, समता पार्टी को पहले चुनाव में असफलता मिली थी, नॉमिनल 2-4 सीटें, 5 सीटें या 6 सीटें कुछ आई थी। उसके बाद बीजेपी ने जो प्रोमिनेंस दिया, और जिस समय में 2005 वाला चुनाव हो रहा था, सडनली बीजेपी ने अपने सुओ मोटो LK आडवाणी पटना गए, प्रमोद महाजन वहाँ पे थे, यहाँ उन्होंने अरुण जेटली से बात की, 3 लोगों को पता था, और जाकर के उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। जदयू के अंदर मतलब इतना घनघोर विरोध हुआ था, जॉर्ज फर्नांडिस परेशान थे कि ये क्या हो गया, दिग्विजय सिंह परेशान थे ये क्या हो गया, और भाजपा के अंदर तो मतलब घनघोर कलह था। नीतीश कुमार उस समय वोट कैचर थे। नीतीश कुमार का जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं था। नीतीश कुमार की वाक्पटुता कमाल की थी, मतलब उनका संसद का कुछ भाषण उठा के देख लीजिए, पब्लिक रैलीज देख लीजिए, वो रेलवे मिनिस्टर के तौर पर जिस समय वो 14 में नीतीश कुमार के खिलाफ लड़े थे, उसके बाद आ रहे थे, तो मतलब चूंकि हम सेकुलरिस्ट लिबरलिस्ट मतलब टर्म कहते हैं या विरोधी पक्ष के लोग, नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी का काउंटर समझ रहे थे। वहाँ से नीतीश कुमार 2010 का चुनाव मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी का, राबड़ी देवी 2 जगह से चुनाव हार गई, 15 में जो हुआ उसकी चर्चा हो गई, 20 में नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट 30% है, करेक्ट, राइट? बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 70% का है। तो ये जो मोदी वोट कैचर बीजेपी के लिए, बीजेपी का चेहरा नहीं होते हुए भी बीजेपी का अगर कंसिस्टेंटली आप देखेंगे तो स्ट्राइक रेट अच्छा है, लोकसभा भी और आपको विधानसभा भी। एक सिचुएशन ये जरूर आती है कि इस समय में बीजेपी के अंदर भी एक फीलिंग है कि नीतीश जी को लेकर के चलना हमारे लिए कल्याणकारी है कि नहीं है। बट एक स्ट्रॉन्ग जो इन्फ्लुएंशियल सेक्शन है उसका मानना है कि नीतीश जी के पास अभी भी मजबूरी है अब नीतीश बीजेपी की, वो नजर आता है, वोट है केंद्र की सरकार में भी वो अलायंस। बाबा से पूछा था कि क्या सम्राट चौधरी बीजेपी चला रहे हैं? अरे भाई, ये सवाल इतना आसान होता है कि बीजेपी कौन चला रहा है किसी देश में, प्रदेश में? ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट भी हो जाता। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए उसके बाद की परिस्थितियां बाकी लोगों ने कह दी है, उस पे मैं ठीक है। अब हमने जेडीयू की बात कर ली, सुमित सर, आरजेडी तेजस्वी जिस तरीके से पूरा कैंपेन बिल्डअप इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो बात मारे ने की, वो 2020 वाला करिश्मा वो फिर से अगर दोहरा देते हैं, बनस्पत कांग्रेस को सीटें कुछ कम मिले तो कंफर्टेबल विन यहां से आपको नजर आ रही है, या अभी बीजेपी लास्ट मोमेंट पे जिसके लिए जानी जाती है? कंफर्टेबल विन और लॉस किसी का नहीं है, इस वक्त मैच बिल्कुल बराबरी पे है और किसी भी तरफ बैठ सकता है। आखिर के ये 3 महीने जो हैं, पिछली बार भी आखिर के 1 महीने में जो तेजस्वी ने रैलियां की थी ना, उसने पूरा मिजाज बदल दिया था बिहार के चुनाव का। इस बार भी अब तेजस्वी आगे क्या कितनी गलतियां करते हैं या नहीं गलतियां करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। नीतीश कुमार जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, अगर कुछ बोलते हैं, कुछ फौपा कर देते हैं, कुछ पब्लिक में उनके वीडियोस वायरल हो जाते हैं, जैसा कि बीते दिनों में देखा, तो वो एनडीए के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी बिहार में बहुत बड़ी उम्मीद बनकर निकले हैं। इसीलिए मैंने कहा अपने पहले जवाब में कि ये चुनाव फर्स्ट टाइम वोटर का चुनाव है, और फर्स्ट टाइम वोटर जो बिहार का है, जो मारिया जिनके साथ पढ़ती रही होंगी पटना में रह के, जो पटना विमेन कॉलेज की लड़कियां हैं, वो कहाँ वोट करने वाली हैं? क्या वो आज भी नीतीश कुमार के पीछे, वो जो नीतीश कुमार ने तमाम स्कीम्स लाई बीते 20 सालों में, वो आज भी उसको याद करती हैं, या तेजस्वी में उम्मीद की किरण देखती हैं? तो ये अभी कह देना कि तेजस्वी के लिए चुनाव आसान है तो न जीत जाएंगे, पर तेजस्वी ही एकमात्र ऐसा चिराग है इस तरफ, विपक्ष की तरफ, जो वहां पर रोशनी कर सकते हैं। ठीक है बाबा, क्या 2 सवाल है मेरे यहाँ। क्या बिहार के आम लोगों को ये जो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है नीतीश कुमार के हेल्थ के इर्द गिर्द, ये वाकई एक मुद्दे के तौर पर चुनाव में प्रभावित करने वाला है? और दूसरा बात हम चूंकि तेजस्वी की कर रहे हैं, बीते दिनों तेज प्रताप से भी आपने मुलाकात की, तेज प्रताप का भी आप जरूर जिक्र कर देगा कि
कुछ बैकडोर बात चल रही है क्या कि उनको टिकट विकेट मिल जाए? तेज प्रताप तो निकाले हुए हैं पार्टी से 6 साल के लिए, अब पता नहीं, देखते हैं कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या फिर चुनाव आते आते फैमिली एक हो जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। तेजस्वी के बारे में आपने कहा, तेजस्वी अब फ्यूचर यही है, तेजस्वी और चिराग ही है फ्यूचर, और बीजेपी में से कोई सम्राट चौधरी होंगे तो वही फ्यूचर। तेजस्वी तो वो तेजस्वी तो सत्ता लिखा, हाँ प्रशांत किशोर को तो 3 इलेक्शन 10 साल बाद, मतलब आप कह रहे हैं इस चुनाव में तो प्रशांत किशोर नहीं जीतने वाले? 10 साल बाबा की भविष्यवाणी। हाँ, बाबा की भविष्यवाणी है। और जहाँ तक वो तेजस्वी है तो वो तो सत्ता लिखा के लाया है, कुछ भी नहीं होगा, वो तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, कैबिनेट रैंक उसका रहेगा ही, कुछ भी नहीं हुआ तो आज के दिन भी घर बैठ गया ना तो भी वो कैबिनेट रैंक रहेगा ही। अब देखते हैं कि वो तेजस्वी कितनी पिछली बार के चुनाव से क्या सीख ली है कि तेजस्वी ने जो इस बार वो इम्प्लीमेंट करते नजर आ सकते हैं? इस बार जो है ना, मुझे लगता है कि कांग्रेस का कम सीटों पे नहीं, वो नहीं होने वाला, मैं अभी बोल देता हूँ, वो नहीं होने वाला। अभी चिट्ठी लिखी है ओवैसी ने, अभी बोल देता हूँ कि नहीं होने, वो अभी नहीं होगा। लेकिन एक जो मैं बीच में बोल रहा हूँ, थोड़ी सी भी प्रैग्मेटिक सोच अगर है तेजस्वी की तो उनको ये थोड़ा सा कड़वा घूंट पीना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछली बार 5 या 6 सीटें जीती थी, तो जो जीती हुई सीटें हैं MIM की, जहाँ पर RJD अपनी सीटें हार चुकी थी, उनको भूल जाए। वो MIM के साथ गठबंधन कर लेंगे तो उस इलाके में, सीमांचल के इलाके में बहुत बड़ा स्वीप करने वाले हैं। सुमित, वो गठबंधन की बात ही नहीं है उसमें, वो बात है पोलराइजेशन, वो बात है, कितनी बात सुनते हैं? नहीं, वो मेरी बात सुने, वो पोलराइजेशन की बात है। चुनाव पलट जाएगा, वो कम्युनल लाइन पे हो जाएगा। अच्छा सुनिए, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ, आप लोग तो बिहार से हैं तीनों लोग, अगर हंग असेंबली आ गई और तेजस्वी, इनके पास, ओवैसी के पास 10 विधायक हैं, देंगे सपोर्ट, तो किसको देंगे सपोर्ट? रामविलास पासवान टाइप वाला देंगे, यहाँ पे देंगे। इसी का फायदा उठाना चाहते हैं ना तेजस्वी कि कहाँ जाओगे तुम, देना ही पड़ेगा, कहाँ जाओगे तुम, बीजेपी के साथ जाओगे, राजनीति खत्म हो जाएगी। वो जो एक डर है ना पोलराइजेशन करने का, मतलब बाबा आप ये कह रहे हैं कि वो ये नहीं चाहते कि चुनाव बीजेपी के टर्फ पर चला जाए तेजस्वी? हाँ जी, कम्युनल इशू पे, उस मुद्दे पे नहीं चल, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखा ना, आने अभी शायद हो जाएगा, बिहार अभी तक हुआ नहीं है। हाँ। इस मुद्दे पे वोट होता नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई बाबरी का जैसा कांड नहीं हो, वहाँ का मुसलमान ऐसा नहीं है। मुझे लगता है एक बात तो उनको ठीक, दूसरी बात जो कांग्रेस ने अपना किया है ना खेल, कम सीटों पे लड़ेंगे, एक दलित जो अध्यक्ष बनाया है, लोग भूल जाते हैं कि दलित में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है ना, कृष्णा वलरू आजकल बहुत बैठ रहे हैं। कृष्णा तो है ही, जो राजेश राम वो दलितों में सबसे बड़ी संख्या उन्हीं की कास्ट की, उसके बाद आता है पासवान और उसके बाद आता है मुसहर। मारिया, इस पे हम और थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। महागठबंधन की तरफ से ओपन एक जो हमें अलायंस नजर आता है जिसमें जो 3 दल हैं, क्या जगह बनती है जिसकी बात सुमित ने की कि MIM को इसमें कोऑर्डिनेट किया जाए? क्योंकि ओवैसी ने तो खुलकर कह दिया कि भाई मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, वो लड़ेंगे तो डेंट किसको पहुंचेगा ये भी सब जानते हैं। तो ऐसे में क्या ये फायदेमंद तेजस्वी के लिए ही नहीं है कि अगर वो साथ लेकर चले? क्या कारण है कि वो न पिछले चुनाव में न इस चुनाव में बाबा ने साफ कह दिया है कि वो घास नहीं डालेंगे ओवैसी को? लालू यादव की जो पॉलिटिक्स रही है वो कास्ट लाइंस पे रही है, और उनके बेटा उस कास्ट पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा करके क्लास और जेंडर को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और इसके अलावा डेमोग्राफिक को इंक्लूड कर रहे हैं। जो सुमित ने बोला कि इस बार बिहार का चुनाव जो होगा वो यंग बिहारीज डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो क्योंकि तेजस्वी की पॉलिटिक्स उस तरह की हो गई है कि MY है, उसके अलावा जो लालटेन के साथ जुड़ना चाहता है आप जुड़ते रहिए, लेकिन उनका अपील रहेगा यंग फर्स्ट टाइम वोटर्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पर इसी के लिए तो SIR लाया गया है ना जी, वही तो फर्स्ट टाइम वोटर्स गहन पुनरीक्षण जो हो रहा है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उस पर फोकस वो करेंगे। तो इसीलिए शायद जो उनकी पॉलिटिक्स में जो भी सरप्राइज एलिमेंट्स हैं वो शायद 2-3 हफ्ते में या 1 महीने में और दिखेगा। तेजस्वी कुछ नई स्ट्रैटेजीज के साथ सामने आएंगे, और वो जो रिचार्ज कूपन अभी लगा नहीं है बिहार के चुनाव में, जो तेजस्वी लेकर आएंगे। लेकिन जाते जाते बस एक बात हम कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार डिजर्व्स अ बेटर फेयरवेल। ये कहना कि नीतीश कुमार बीमार हैं, वो फैक्टर नहीं रहेंगे। ये बिहार की जो अस्मिता से जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे हम बिहारी हैं, आई एम अ प्राउड बिहारी। आज भी 20 साल हो गया, 20-25 साल हो गया बिहार छोड़े हुए, पढ़ाई के लिए निकले थे, उसके बाद नौकरी किए दिल्ली में, लेकिन आज के दिन भी हम बिहारी हैं।
और वो एक बिहारी अस्मिता मेरे में इसलिए आई क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार जब जब मंच पर आते थे तो ऐसी बात करते थे, लगता था कि बिहार को ये सारे स्टेट से आगे ले जाने की उनकी क्षमता है। आज वो नीतीश कुमार का थोड़ा डाउनफॉल दिख रहा है, हेल्थ कंडीशंस किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए नीतीश कुमार का पीक बिहार को याद करना चाहिए, ना कि उनका डाउनफॉल। तो फेयरवेल कैसे अच्छा हो सकता है उनका? हाँ, ये तो आप बताएंगी ना। हाँ। ये बीजेपी तय करेगी कि नीतीश कुमार को अच्छा पॉलिटिक्स से फेयरवेल मिले, वो कैसे हो सकता है? एज इट इज अभी उनको मुख्यमंत्री तो बनाया हुआ रखा हुआ है ना, हाँ नहीं रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। तो एज इट इज वो सम्मान वाली जो मारिया जिस मतलब उसकी करी, मैं ये मेरे ख्याल में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद ये होगा कि जो पॉपुलर आपके परसेप्शन में रहे, हाँ, वो जो जो ख्याल में अभी रहे जो कि कई बार नीतीश जो कुमार का क्लिप्स को वो देख रुक है। करके हंसी मुस्कान, मतलब कोई भी हंस देता है कि क्या है हेल्थ कंडीशन किसी के साथ भी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जिस कंडीशन में है, कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री होता तो वो अभी नेता होता तो वो सरकार नहीं चला रहा होता। ये बात तो 100% तय है। अगर इस हाल में होता तो उसको वो दिया जा रहा है ये सम्मान, ताकि लोगों को ये लगे कि देखिए इन्होंने और क्या उसका ये सम्मान दिया देना ही नहीं है कि और ये उसके साथ चुनाव भी नीतीश कुमार के ही चेहरे पर लड़ा जाएगा? ये एनडीए इस बात को ओपनली कह रही है। नहीं, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो एनडीए को लड़ना ही पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री प्रेजेंट है तो उसी के अंदर आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। नहीं, और उसके अलावा ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो आप नीतीश कुमार को बिहार के राजनीति से जब तक उनकी जिंदगी है आप दूर नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार की जो भी स्थिति परिस्थिति रहे, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लालू यादव का भी, उनकी भी चर्चा हो रही है इस इलेक्शन में, क्योंकि उन्हीं के हाँ, क्योंकि वो अभी भी लालू यादव ने जो बिहार पॉलिटिक्स में किया है, जो भूरा बाल आंदोलन चलाया है, और जो एक कास्ट फैक्टर को सीधे बोलिए ना, आधा रोटी में से हिस्सा दिया और खटिया पे बैठने के लिए जगह दिया। बात खत्म है। इतनी बड़ी बात, सही बोले बाबा। कांग्रेस से कौन डील कर रहा है आरजेडी की तरफ से? बेटर फेयरवेल ये भी तो हो सकता है कि जब अगर एनडीए चुनाव जीते, अगर वो खुद ही बोल दें तो नहीं तो नीतीश कुमार को सीएम बना के रखें, ये अश्योर कर दें। नहीं, वो खुद ही बोल दें नीतीश, चाहते नहीं कि फेयरवेल मिले, या फिर नीतीश कुमार खुद ही बोल दें। मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूँ, या फिर निशांत जो है वो डिप्टी सीएम बने, बीजेपी का ये सीएम बने, थ्योरी भी फ्लोट हो रही है। क्योंकि ये दूसरी बार होगा कि बीजेपी अपने इलाज को कैसे खा जाती है। महाराष्ट्र में खा गई, अब बिहार में होने वाला। लेकिन नीतीश कुमार को, आई एम सॉरी, नीतीश कुमार को खाया नहीं है, नीतीश कुमार को उठाया है। इसीलिए मैंने आपको शुरू से संजय जी, ये समता पार्टी से लेकर के अभी तक का नहीं, इस बात पर हम थोड़ा डिसएग्री करेंगे। नीतीश कुमार ने भाजपा को बिहार में बढ़ने दिया है, बना रखा है। बिहार में अगर भाजपा रेलेवेंट है वो नीतीश कुमार की वजह से। मैं नहीं मानता, क्योंकि नीतीश कुमार की आप देख लीजिए, नीतीश कुमार की शुरू से सीटों की संख्या नीतीश कुमार को ज्यादा दी गई, जिस समय नीतीश कुमार का वो नहीं था, उनके चेहरे पे सिर्फ उनके चेहरे पे। तो कोई तो मजबूरी थी ना, तभी दिया ना। लेकिन क्योंकि बीजेपी के पास जिस समय भी आप कहते थे, जिस समय संजय सर, इसके पीछे लॉजिक ये भी हो सकता है ना कि बीजेपी अपने बिहार के नेताओं को उस स्टैचर का नहीं बना पाई थे। जिस चुनाव में भी कहते थे, यहाँ से पत्रकार जाते थे कि ये तो बीजेपी का सुनने वाला कोई नहीं है, नीतीश कुमार के ही नाम पे सब वो है, बीजेपी को कितना खींचेंगे। नहीं तो बीजेपी का चुनाव में भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेहतर था। वो बिहार में बीजेपी का क्राइसिस ही रहा कि एक बिहार बीजेपी का एक फेस रिकॉल वैल्यू वाला नेता जिसके नाम पर नहीं है, इकट्ठा कोई नहीं है, कोई भी नहीं दिखते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी तो देखिए कि लोगों के बीच में उस पार्टी को लेकर के क्या सेंटिमेंट है कि अगर सामने कोई नेता नहीं भी है फिर भी उसका देखिए बात यह है कि बिहार से शुरू हुआ है जेपी मूवमेंट, और वो नेता जो जेपी मूवमेंट से जुड़े रहे हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार, जब तक वो बिहार की राजनीति में उनका रोल रहेगा, बिहार हमेशा उनके साथ जुड़ा है। मैं एक चीज और आपसे मारे जाना चाह रहा हूं, तेजस्वी को डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा है महागठबंधन की यही चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे? गाय बगाए सब बोल रहे हैं यही होंगे, चेहरा होंगे। जो 60-70 सीट जीत के आएगा उसको डिक्लेयर करने की जरूरत है क्या? सब ज्यादा सीट लेके आप आएंगे तो आप ही चेहरा है ना भाई। नहीं, कौन चुनाव लड़ रहा है? ओपनली क्यों नहीं? चुनाव किस बात पे लड़ा चुनाव जा जब 3 महीने दूर है, अभी प्रचार होगा तो बड़ी रैली करके गांधी मैदान में कर दिया जाएगा, इतना हड़बड़ी क्या? आप कह रहे हैं कि कर दिया जाएगा चुनाव से पहले? बाबा, उसके अलावा तेजस्वी के अलावा महागठबंधन के पास है कौन? करेक्ट, चेहरा कौन है? तेजस्वी के नाम पर चुनाव होगा। ठीक है, बाकी दो चेहरों की बात कर लेते हैं हम, जाते बस लास्ट 5 मिनट हम खत्म करेंगे। पहला एपिसोड है आज इनॉग्रल, और आप आई मारे मैम, थैंक यू। चिराग पासवान से मिलकर आए, चुनाव किस सीट से लड़ रहे हैं, क्या बताया उन्होंने आपको ऑफ कैमरा? चिराग पासवान चुनाव क्यों लड़ेंगे?
केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं भाई साहब, वो MOS नहीं है, इंडिपेंडेंट। क्यों कह रहे हैं बिहार मुझे बुला रहा है? आप देखिए ना, आपको सीट चाहिए ना भाई लड़ने के लिए, कितना सीट चाहिए? माहौल तो बनाइएगा ना। 38 सीट है शेड्यूल कास्ट की, समझे, 2 सीट है शेड्यूल ट्राइब की। 38 सीट में जो है 17 सीट ही बचा हुआ है जो कि खाली है। बाकी जगह या तो NDA का विधायक है या फिर RJD महागठबंधन का विधायक है। तो अब बांटना है आपको। 4 सीट तो उसमें मांझी जी भी जीते हुए हैं, चिराग पासवान के पास एक सीट है। नहीं, मैं तो उन रिजर्व सीट की बात कर रहा हूँ। चिराग पासवान जो पहले दावा करेंगे तो उन सीटों पर पहले दावा करेंगे ना लोग। कितने पे कर रहे हैं दावा अभी ये तो वो चाहते हैं 25-30 मिले, उतना तो मुमकिन नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक रेट, हम जीतने वाली सीट, लोकसभा वाला स्ट्राइक रेट, हाँ स्ट्राइक रेट वो चाहते हैं कि हमको इतना 20 मिले, हम 20 जीते। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि JDU टूटेगी तो एक BJP में सेक्शन, एक RJD में सेक्शन, क्या BJP के पास ये फाइबल ऑप्शन नहीं है कि वो LJP जो चिराग वाला गुट है उसको अपने साथ अगर ले ले तो एक चेहरे के तौर पर जो क्राइसिस नजर आती है वो क्राइसिस भी? ऑप्शन की बात नहीं है, चिराग नहीं चाहेंगे ना, नहीं चाहेंगे। चिराग भी तो अपना रेलेवेंस चाहेंगे ना, और रेलेवेंस तो उसी वक्त रहेगा जो आप मजबूत रहेंगे बिहार में। देखिए लालू जी ने 2014 में एक बहुत अच्छी बात बोली थी, उससे पहले भी वो हमेशा बोलते रहे हैं कि दिल्ली में कदर उसकी होती है जो अपने स्टेट में मजबूत होता है। तो 2004 के लालू यादव और 2009 के लालू यादव में फर्क क्या हुआ? आपकी जब सीट का डिक्लाइन होता है तो दिल्ली में भी आपको कोई नहीं पूछता है। तो चिराग भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि दिल्ली में उनकी कदर उसी वक्त होगी जब वो बिहार में मजबूत रहेंगे। क्लोजिंग कमेंट्स ऑन चिराग वाला कहा ना, उसी पे मैं ऐड कर देता हूँ। रामविलास पासवान लास्ट आदमी थे जो मतलब JP मूवमेंट से निकले हुए जो उधर थे। समता पार्टी बना करके नीतीश कुमार पहले निकल गए, उसके बाद ये साथ रहे दोनों, और ये बाद में निकले थे जब इनको जो दर्द हो रहा था वो ये था कि देखिए जो अपना पार्टी लेकर के निकल गया, बना करके निकल गया, CM बन उसका बार्गेनिंग चिप ज्यादा हो गया, वो CM बन गया, यहाँ उसका इतना मंत्री हो गया, और फिर उन्होंने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी बनाई। उसके बाद उन्होंने लोक जनशक्ति के लोगों को हर जगह जम्मू कश्मीर तक में जाके चुनाव लड़वाया यार, ताकि हमें नेशनल पार्टी का वो दर्जा मिल जाए। तो वो जो भावना है कि हम 1 होंगे या 2 होंगे, जीत करके आएंगे, बड़ी पार्टी में आप छोटे व्यक्ति रहेंगे और अपनी पार्टी बना करके वो रहेंगे। उसके बाद जिस समय वो नीतीश कुमार मतलब मोदी सरकार से अलग हुए थे, वाजपेयी सरकार से, तो जो बोल करके गए थे फिर क्या बोल करके वापस आए, वो तमाम चीज़ें इतिहास है। लेकिन उसके साथ चिराग पासवान ने अपने पिताजी से सीखा है ना भाई, है ना, सही बात है। है। लेगेसी लेके चल रहे हैं, पुत्र हैं, तो वो चीज वो कैसे करेंगे? ठीक है, क्लोजिंग कुछ बाबा आप कहना चाहेंगे कि हम आगे इस बोले बिहार में पूरे दलित फैक्टर पे एक अलग प्रोग्राम करें? ठीक है, तो आज बोले बिहार के इस पहले एपिसोड में हमने चर्चा की तमाम उन राजनीतिक दलों की जो कि इस बिहार के चुनाव में अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे तमाम कार्यक्रम लगातार हम आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे। बिहार से जुड़े मेहमानों को भी इसमें बुलाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया NDTV के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बोले बिहार कार्यक्रम को देखने के लिए। आप इसे शेयर करें, आप अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें।